तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट लेक्चर में एक डाउट पूछा गया था विकास के द्वारा। विकास ने पूछा था कि सर पेंटोस फॉस्फेट पाथवे में कितने एटीपी बनते हैं। ठीक है, मेरा जवाब था 0 बनते हैं, और अभी भी मैं अपने जवाब पे पूरी तरीके से कायम हूँ, 0 ही बनते हैं। ठीक है, लेकिन अब ये क्या हो गया, यहाँ तो ऑप्शन में 0 है ही नहीं। ऑप्शन में 0 है ही नहीं, तो ऑप्शन में 0 नहीं है, तो यहाँ पे आपको कुछ अलग सोचना पड़ेगा। डेफिनेटली पेंटोस फॉस्फेट पाथवे में 0 एटीपी ही बनते हैं। मैं आप लोगों को ये स्लाइड पढ़ा चुका हूँ। इस स्लाइड में आपने पढ़ लिया पेंटोस फॉस्फेट पाथवे क्या है, और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ था एटीपी इज नॉट प्रोड्यूस्ड। ठीक है, एटीपी इज नॉट प्रोड्यूस साफ साफ लिखा हो गया, मतलब आपके पेंटोस फॉस्फेट पाथवे या फिर एचएमपी शंट, इनके अंदर एटीपी तो बनेंगे ही नहीं। ये तो डेफिनेट हो गया, सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन फिर यहाँ क्वेश्चन के अंदर ये क्या बेवकूफपंती कर दी गई। अब अगर बात करेंगे इसके बारे में कि क्या दे दिया गया, ये रायता क्या फैला दिया गया क्वेश्चन में, तो देखिए कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको अलग एक अलग नजरिए से देखना होता है, और ये क्वेश्चन यहाँ ऐड करने का मेरा सबसे बड़ा कारण यही था, ताकि आप लोग ये समझ पाओ थ्योरी अपनी जगह है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपनी जगह है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को किस तरीके से आपको डील करना है। देखिए एक चीज होती है, किसी का हार्ट अटैक आ गया किसी को, ठीक है, किसी को हार्ट अटैक आ गया। पेंटोस फॉस्फेट पाथवे के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले बात करते हैं कुछ बायोलॉजी के बारे में। हार्ट अटैक आ गया किसी को, सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि क्या होता है हार्ट अटैक और क्या होता है हार्ट फेल्योर। दो टर्म होती है, एक होता है हार्ट अटैक, एक होता है हार्ट फेल्योर। ठीक है, हार्ट फेल्योर के केस में क्या होगा, दिल काम करना बंद कर देता है अचानक से। कोई शॉक लग गया, शॉक लगने के कारण क्या होगा, दिल काम करना बंद कर देगा आपको। ठीक है, अचानक से कोई ऐसी न्यूज मिल गई जिस चीज को आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और शॉक लगने की वजह से अचानक ने हार्ट ने आपके क्या किया, ब्लड पंप करना बंद कर दिया। उस कंडीशन को हम बोलेंगे हार्ट फेल्योर। हार्ट अटैक क्या चीज होती है भाई, हार्ट अटैक ये चीज होती है कि आप बहुत ज्यादा मात्रा में फैट कंज्यूम करते रहते हो। फैट यानी क्या, ऑयली फूड, या फिर क्या घी, मक्खन, बटर, दही, दूध, ये सारी चीजें। ठीक है, बहुत ज्यादा मात्रा में आप फैट कंज्यूम करोगे, तो आप ये चीज अच्छे से जानते हो कि फैट का रेस्पिरेशन कब होगा, फैट का रेस्पिरेशन होगा आपके कार्बोहाइड्रेट के बाद में। और मेजोरिटी ऑफ हम कार्बोहाइड्रेट भी अच्छी मात्रा में इंटेक करते हैं। कार्बोहाइड्रेट इंटेक करते रहेंगे, वर्कआउट उतना होता नहीं, हमें फिजिकल एक्टिविटीज उतनी करते नहीं, तो हमारे शरीर की जो आवश्यकताएं होती है वो कार्बोहाइड्रेट का रेस्पिरेशन करके हो जाती है पूरी, फैट का नंबर ही नहीं आ पाता। फिर क्या होगा, फिर आपके पूरे के पूरे शरीर में फैट एक्यूमुलेट होना स्टार्ट कर देगा। फैट एक्यूमुलेट होने का मतलब वसा का जमाव होना स्टार्ट हो जाएगा आपके शरीर में। और जो आर्टरीज और वेन्स होंगी, जो धमनियां और शिराएं होंगी, उन धमनियों और शिराओं में भी आपके क्या, वसा का जमाव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इस तरीके से मान लीजिए कोई आर्टरी या वेन है, उसके अंदर क्या हुआ, धीरे धीरे फैट का जमाव होना स्टार्ट हो गया, तो वो क्या हो गई, एक तरीके से संकरी होगी और ज्यादा। संकरी होने की वजह से क्या हो गया, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, बीपी हाई, बीपी लो। बीपी हाई कब होगा, जब ये क्या हो जाएगा, फैट का बहुत ज्यादा जमाव हो जाएगा, और अब जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा होगा उसकी स्पीड तेज हो जाएगी। ऑब्वियस है, पतली पाइप के अंदर सेम अमाउंट में अगर वो आता रहेगा, एक ही स्पीड से, एक ही जो पंपिंग प्रेशर के साथ उसको जनरेट किया जाएगा, उसको पुश किया जाएगा, और अगर आउटलेट क्या होगा, संकरा होगा, तो उसका प्रेशर तेज हो जाएगा। ठीक है, तो वही प्रॉब्लम हो जाती है ब्लड प्रेशर की, इसलिए हार्ट अटैक वाले पेशेंट को बीपी की प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, लेकिन मेरा यहाँ पे पॉइंट क्या है, मेरा यहाँ पे पॉइंट ये है कि जब किसी को हार्ट अटैक आ जाए और बहुत सर्व स्टेज पे पहुंचे, उसकी आर्टरीज और वेन्स के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में फैट एक्यूमुलेट हो जाए, अब उसको बचाने के लिए एक ऑपरेशन किया जाता है, जिस ऑपरेशन को अपने बोलते हैं बाईपास, जिसे हम क्या बोलते हैं, बाईपास ऑपरेशन। क्या करते हैं बाईपास ऑपरेशन में, बाईपास ऑपरेशन में एक अलग से एक ट्यूब आपके शरीर में प्लांट कर देते हैं, एक अलग से ट्यूब आपके शरीर में प्लांट कर देते हैं, क्योंकि जो आर्टरीज और वेन्स जो ब्लॉक हो चुकी हैं वो तो हो गई, अब तो कोई सोल्यूशन नहीं है उनका। लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी और एडवांस होगी, अब उनकी भी सफाई करने लग गए, उनको फैट को रिमूव करने लग गए, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन हम उसे डिस्कस नहीं कर रहे यहाँ पे। मैं आपको कोई चीज समझाना चाह रहा हूँ, उस चीज को समझना। बाईपास सर्जरी करते थे। बाईपास सर्जरी यानी क्या, एक और ही नई पाइप डाल दी, आर्टिफिशियल ट्यूब आपके शरीर में इंजेक्ट कर दी, जिसकी वजह से क्या होता रहा, जो ब्लॉकेज वाली प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, हार्ट अपना काम ऑटोमेटिकली कर रहा है अभी। उसी तरीके से आप लोगों को कहाँ जाना है, आप लोगों को जाना है, मान लीजिए पदमपुर जाना है। ठीक है, और आप लोग रवाना कहाँ से हो रहे हो, हनुमानगढ़ से रवाना हो रहे हो। कहाँ से होते हुए जाओगे, आप गंगानगर से होते हुए जाओगे। लेकिन आपको पता लगा कि गंगानगर के अंदर शहर में स्ट्राइक हो रखी है बहुत बुरी तरीके से, और वो शहर के अंदर घुसने ही नहीं दे रहे। आप क्या बोलोगे, हमें गंगानगर जाने की जरूरत ही नहीं है, हमें गंगानगर जाने की जरूरत नहीं है, हमें क्यों शहर के अंदर जाना है, हम बाहर बाहर से निकल लेंगे, यानी हम बाईपास से निकल लेंगे। क्लियर ना। बाईपास से क्यों निकलते हैं अपने, जब हमें शहर की भीड़ भाड़ में या तो घुसना नहीं होता, या शहर में जाने का हमें कोई मतलब नहीं होता, या फिर पॉसिबल नहीं होता वहां से जाना, इसलिए हम क्या करते हैं, बाईपास रूट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है,
जो लोग गंगानगर से बिलोंग करते हैं उनको ये चीज पता है कि शहर में ट्रैफिक की सब प्रॉब्लम ज्यादा होती चली जा रही है, उसकी वजह से जो रोडवेज और प्राइवेट बसेज है उनको शहर में एंट्री नहीं करने देते, उनको कहते हैं आप बाईपास से जाइए और बाईपास से ही बस स्टैंड जाइए और बाईपास से ही अपना मूवमेंट करते रहे। हो रही है ना ये प्रॉब्लम वहां पे। अगर बात करेंगे इसके बारे में तो व्हाट इज पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, आप लोगों को ये चीज भी पता होनी चाहिए कि पेंटोज फॉस्फेट पाथवे भी तो एक बाईपास ही है। पेंटोज फॉस्फेट पाथवे क्या है, एक बाईपास है। किस चीज का बाईपास है कि कुछ केमिकल्स आ जाते हैं जिन केमिकल्स के कारण ग्लाइकोलाइसिस पूरी तरीके से हो नहीं पाता, कोई पर्टिकुलर स्टेप ग्लाइकोलाइसिस का हो नहीं पाता, वो स्टेप ग्लाइकोलाइसिस का हो नहीं पा रहा, तो जब ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप ही बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, मान लीजिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा, अगर वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट नहीं हुआ तो फ्रक्टोज 1,6,1,3 बाइफॉस्फेट में कन्वर्ट नहीं होगा, फिर फ्रक्टोज आपके पीजीएल और आपके डीएचएपी में कन्वर्ट नहीं होगा, और इसके बाद में फिर पायरुविक एसिड नहीं बनेगा, और पायरुविक एसिड नहीं बना तो लिंक में नहीं जाएगा, एसिटिल कोएंजाइम नहीं बनेगा, एसिटिल कोएंजाइम ए नहीं बना तो क्रेब साइकिल नहीं चलेगा, और क्रेब साइकिल नहीं चलेगा तो अल्टीमेटली NADH2 और FADH2 जनरेट नहीं होंगे, एटीपी जनरेट नहीं होंगे और सिस्टम फेलियर हो जाएगा, सारा का सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी ना। तो उस कंडीशन में क्या हुआ, ग्लाइकोलाइसिस तो हमें चलाना जरूरी है, उस कंडीशन में क्या हुआ, एक नई प्रकृति ने एक नई चीज दी कि ठीक है मेरे पास अगर कारण समस्या है तो समाधान भी है मेरे पास। मैंने क्या किया, ग्लाइकोलाइसिस, यहाँ देखिए ग्लाइकोलाइसिस, ये इमेज आपको हो सकता है छोटी दिखाई दे रही हो, मैंने यहाँ पे केवल रेफरेंस के लिए डाला है ताकि आप लोग समझ सको, सारी की सारी स्लाइड्स आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दी गई है ये। देखिए क्या हुआ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट था वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट नहीं बन पा रहा था, ठीक है, हुआ क्या, नेचर ने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैं नया चीज देती हूँ आपको, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। क्या होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा 5 कार्बन शुगर में, ठीक है, और इसके दो स्टेप थे ना, एक स्लाइड और दिखाता हूं आपको, यहाँ पे बोला गया था देखिए कि इसके दो स्टेप होंगे, ठीक है, पहले स्टेप में क्या होगा, हेक्सोज कन्वर्ट होगी पेंटोज में, और दूसरे स्टेप के अंदर क्या होगा, पेंटोज फिर से कन्वर्ट हो जाएगी हेक्सोज में। यहाँ भी देखिए क्या हो रहा है, यहाँ क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हेक्सोज है, कन्वर्ट हुई 5 कार्बन के अंदर राइबोज पेंटोज में, पेंटोज फिर से कन्वर्ट हो गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, हो गए ना दोनों स्टेप्स पूरे। लेकिन अगर बात करूं पेंटोज फॉस्फेट पाथवे की तो वो यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पहुंचा और यहाँ पर आके खत्म हो गया। इस तरीके से पेंटोज फॉस्फेट पाथवे तो केवल इतना ही था, उसके अंदर तो कोई एटीपी नहीं बन रहे, लेकिन उसने बाईपास रूट दे दिया किस चीज को, ग्लाइकोलाइसिस को। ग्लाइकोलाइसिस डायरेक्ट यूं जा रहा था, लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे ब्लॉकेज आ गया कि इससे आगे आप ग्लाइकोलाइसिस को लेके नहीं जा सकते। ग्लाइकोलाइसिस ने कहा ठीक है भाई डायरेक्ट नहीं जा सकते तो बाईपास से निकल लेंगे, यहाँ से आया पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में एंटर किया, यहाँ आया और आगे अपना सारा साइकिल चलाता रहा। अब क्योंकि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट या फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से बाद में फ्रक्टोज 1,3 बाइफॉस्फेट बनेगा, खर्चा जितना एटीपी का आ रहा था उतना एटीपी का अभी भी आ रहा है, जितनी एटीपी जनरेट हो रही थी उतनी एटीपी अभी भी जनरेट हो रही है, सारी की सारी चीजें नॉर्मल चल रही है। लेकिन हुआ क्या, ग्लाइकोलाइसिस सीधा सीधा नहीं आया, ग्लाइकोलाइसिस एक डाइवर्जन लेकर के आया है, और डाइवर्जन कौन है, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, ठीक है, बात समझ में आई ना यहाँ पे। तो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में डायरेक्ट तो कोई एटीपी नहीं बन रही, लेकिन अगर बाईपास ना होता तो वो हनुमानगढ़ से पदमपुर जाने वाला बंदा रास्ते में बैठा होता, इस चीज का वेट कर रहा होता, स्ट्राइक हट जाए तो आगे बढ़े, ठीक है ना। लेकिन उसके पास ऑप्शन था कि शहर में स्ट्राइक हो रखी है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बाईपास से निकल लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। लेकिन बाईपास से उसे और कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, केवल ये बेनिफिट हो रहा है वो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच पा रहा है, ठीक है ना। हाँ जी विकास, अब बताइए कोई डाउट है इसमें आपको। नो सर, फिर सर इसमें 36 ही मानेंगे, इसमें 38 तो अब नहीं एक मान चीज और, सकते? अब एक चीज और देखो, वही चीज फिर से आ गई, ठीक है, आपके सामने फिर से ऑप्शन आ जाएगा, अब 38 माने या 36 माने। सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा इसने क्या पूछा है आपसे, इसने पूछा है आपसे यहाँ पे नेट गेन, नेट गेन पूछा है तो आपके ऑप्शन कितने रह गए, ऑप्शन केवल और केवल 36 और 38 वाले रह गए। अगर वहां पे नेट ना पूछ करके टोटल दे रखा होता, या टोटल ना बोल के ग्रोस दे रखा होता, ठीक है, तो हम क्या मानते हैं, फिर हम ऑप्शन चूज कर लेते हैं, या तो 38 हो सकता है या 36 हो सकता है। अब जब इस स्थिति में हम उलझ गए तो उस टाइम किस चीज को डिसाइड करें, उस टाइम आप डिसाइड करना कि जब क्वेश्चन की लैंग्वेज इतनी एडवांस आ रही है, वो क्वेश्चन को इतने एडवांस लेवल में मॉडिफाई कर रहा है, तो उसने क्वेश्चन के साथ भी पंगे लिए और आंसर के साथ भी पंगे लिए, वो हमसे 36 आंसर चाह रहा है। आपको ये चीज पहचान करनी पड़ेगी, क्योंकि जब वो इतना एडवांस आपसे चीज पूछ सकता है, ऑब्वियसली पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में कोई एटीपी नहीं बनता, मैं अपनी जो शब्दों पे अभी भी कायम हूँ, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में कुछ भी नहीं बनेगा। उसने एक डाइवर्जन क्रिएट कर दिया, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा, ग्लाइकोलाइसिस की वजह से बनेगा, बाद में आपके लिंक की वजह से बनेगा, और बाद में क्रेब साइकिल और ईटीएस की वजह से बनेगा, इसकी वजह से नहीं बनेगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक चीज और हो सकती थी, आप ऐसे क्वेश्चन को जितना हो सके ना उतने पॉइंट ऑफ व्यू से देखा करो, आपको चीजें समझ में आएंगी। हाँ जी, एक और कंडीशन इसमें ये हो सकती थी कि ग्लूकोज यहाँ से ग्लाइकोलाइसिस करना स्टार्ट किया, रास्ते में आकर के बैरियर लग गया,
पेंटोज फास्फेट पैथवे बाईपास से गया, यहाँ तक पहुंचा, आगे इसको ऑक्सीजन मिल ही नहीं रही, हमें क्या पता इसको ऑक्सीजन मिल रही है नहीं मिल रही, ठीक है। लेकिन उस कंडीशन में ऑप्शन को देख के हमें पता लगेगा कि ये एरोबिक रेस्पिरेशन बोल रहा है या एनारोबिक रेस्पिरेशन बोल रहा है। यहाँ इसने 8 दे दिया। अब ग्लाइकोलाइसिस में 8 एटीपी बनते तो हैं नेट एटीपी, लेकिन 8 में से 6 एटीपी वो होंगे जो कब मिलेंगे हमें, ईटीएस साइकिल में एंटर करेगा NADH2 तब मिलेंगे। यानी एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो 8 तो बिल्कुल डेफिनेटली नहीं बनेंगे रेस्पिरेशन से, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस से। उस कंडीशन में कितने बनेंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन की कंडीशन में केवल 2 एटीपी का नेट गेन होगा हमें। अगर यहाँ पे 8 की बजाय 2 एटीपी होता ना, फिर आपको ये सोचना पड़ता कि ये एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहा है या एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहा है। और डेफिनेटली 8 की जगह अगर 2 ऑप्शन होता तो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं हिंट होता कि वो एनारोबिक रेस्पिरेशन पूछ रहा है या एरोबिक रेस्पिरेशन पूछ रहा है। जैसे कि ये हो सकता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन लिख दे, वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन लिख दिया तो हमको समझ में आ गई ना बात, कंप्लीट ऑक्सीडेशन यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन लिख दिया उसने तो हमें समझ में आ गई एनारोबिक रेस्पिरेशन। इस तरीके से एनालिसिस किया करो चीजों को। और एक चीज आप मान लो, फिक्स कर लो कि अगर ऑप्शन में 36 और 38 आ गया और नेट गेन पूछ लिया, आप 36 से टिक करना। ऐसा क्वेश्चन आपसे तभी पूछा जाएगा जब वो आपसे 36 आंसर चाह रहा होगा, ठीक है, अदरवाइज नहीं पूछा जाएगा। ये चीज कर लो आज से फिक्स, डन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ठीक है सर। और कोई इसके अलावा डाउट हो तो बताइए। और इस टाइप के आपको जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं आपकी तरफ से, क्योंकि देखिए मैं तो अपने एफर्ट्स लगा रहा हूँ, लेकिन मेरे अकेले के एफर्ट्स उतने नहीं होते ना, हो सकता है आप कोई और नई चीज ले आओ, ठीक है। इस चीज को मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, लेकिन इस सेम ही चीज में से क्वेश्चन पूछा गया है, जो मैंने पढ़ाया है उसी में से क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने कोई नई चीज यूज नहीं करी, लेकिन फिर भी सारी बातें वही निकल के आई है, कुछ नया अपने सीखने को मिल गया। देखिए यहाँ पे एक चीज और दिखाता हूँ आपको। हाँ जी, यहाँ देखिए क्या लिखा गया, यहाँ कहीं लिखा गया है अल्टरनेट पाथवे, दिस लीड्स टू अल्टरनेट पाथवे। सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई थी पहले से हमें, लेकिन वही चीज है कि हमने इस नजरिए से नहीं देखा इस चीज को। ओके, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में हमेशा क्या रहेगा, क्वेश्चन देख के फिर उसका ऑप्शन देख के उसके बाद में आपको आइडिया लगाना पड़ेगा वो किसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है, तभी आप उसे सोल्व कर सकते हो, वरना प्रॉब्लम रहेगी इसमें। ओके, आगे देखिए। तो यहाँ इसका राइट आंसर 36 एटीपी हो गया। इस तरीके से हो गया, अब आप सारी बातें अच्छे से समझते हो, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या बोला गया, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन के बारे में जब बात की गई तो यहाँ पे क्या बोल दिया गया कि रेस्पिरेशन आरक्यू, आरक्यू होगा क्या, कितने वॉल्यूम या कितनी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर रहा है और कितनी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज कर रहा है, उन दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, आरक्यू हो जाएगा। और इसमें क्वेश्चन क्या आता है, इसमें ये क्वेश्चन नहीं आता डायरेक्ट, इसमें क्वेश्चन आता है कि फैट की आरक्यू बताइए कितनी होती है, कार्बोहाइड्रेट की आरक्यू बताइए कितनी होती है। तो उनके लिए मैंने फाइनली लास्ट के अंदर एक टेबल फॉर्म में ऐड भी कर दिया, लेकिन मेरा ये मानना है कंसेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमेशा डायरेक्ट याद रखने से। अब डायरेक्ट फैक्ट्स को याद रखने से बजाय थोड़ा कंसेप्ट को देख लीजिए, कंसेप्ट आपको हमेशा मदद करेंगे फैक्ट्स को याद करने में, ठीक है। देखिए क्या है यहाँ पे, हाँ जी, आरक्यू का फॉर्मूला पता लग गया आपको, कितने वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर रहा है और कितने वॉल्यूम कितने वॉल्यूम ऑक्सीजन को रिलीज किया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए, जब मैं बात करूंगा कार्बोहाइड्रेट के बारे में, तो कार्बोहाइड्रेट में क्या हुआ, हम जानते हैं C6H12O6 है, इसके साथ ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कर रहा है ये, और रिएक्शन करके क्या बना रहा है, रिएक्शन करके क्या बना रहा है ये 6CO2 प्लस 6H2O, 6CO2 प्लस 6H2O, ओके ना। तो क्या हो गया, इसको मैं फॉर्मूला में पुट करूंगा तो RQ इज इक्वल टू 6/6 इज इक्वल टू 1। ओके, तो आपको इसमें इतनी सारी बातें ध्यान में नहीं रखनी है, आपको केवल एक बात ध्यान में रखनी है, कार्बोहाइड्रेट का RQ कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, हमेशा 1 होगा, या फिर आप क्या बोल सकते हो, यूनिट होगा, इकाई। ओके, एक चीज और बोली गई है यहाँ पे कि हमेशा उस चीज का आरक्यू होगा, वो यूनिटी होगा, जो चीज क्या होगी, हाईली रिड्यूस्ड फूड होगा, जो हाईली रिड्यूस्ड फूड होगा, जिसका बहुत ज्यादा अपचयन हो चुका होगा, वो क्या होगा, हमेशा उसका आरक्यू 1 होगा। क्यों, क्योंकि देखिए जो रिड्यूस्ड फूड है उसका मतलब क्या हो गया कि उसका रिडक्शन बहुत ज्यादा हो गया, रिडक्शन बहुत ज्यादा होने का मतलब उसमें हाइड्रोजन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा हाइड्रोजन है, तो उनको हटाने के लिए जितना ज्यादा रिडक्शन हो रखा है उतना ज्यादा ही हमें ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा उसका, उतना ज्यादा ऑक्सीडेशन होगा तो उतनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी, उतनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी तो क्या हो जाएगा, आरक्यू यूनिटी रह जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए, जिसमें ऑक्सीडेशन करना जिसका आसान है उसमें ऑक्सीजन की खपत भी कम होगी, ऑक्सीजन की खपत कम होगी तो उसका आरक्यू भी चेंज हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या बोला गया, जब हम फैट के बारे में बात करेंगे, ठीक है, फैट के बारे में बात करेंगे तो क्या बोल दिया गया, फैट का आरक्यू होता है 0.7, ठीक है। आपको वैसे तो डायरेक्ट इनकी वैल्यू याद रखनी है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए, एक फैट है यहाँ पे और इसके अंदर 145 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यूज किए जा रहे हैं, 102 कार्बन डाइऑक्साइड
के मॉलिक्यूल बाहर निकाले जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आरक्यू कितना हो गया 0.7। आपको इतनी सारी चीजों की तरफ ध्यान नहीं देना, बस डाटा ध्यान रखना है। बाकी जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके तो हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो उनको पूरा ही लिखना पड़े। ऑर्गेनिक एसिड के बारे में बात करेंगे तो ऑर्गेनिक एसिड का आप ध्यान रखना, यहाँ पे क्वेश्चन अलग अलग का पूछते हैं हमेशा। मैलिक एसिड पूछ सकते हैं आपसे या फिर ऑक्सैलिक एसिड पूछ सकते हैं। और एक चीज और है, इनमें क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि ऑर्गेनिक एसिड है, इनमें का मेरा मतलब केवल ऑर्गेनिक एसिड में नहीं, पूरा का पूरा आरक्यू टॉपिक ही बोल रहा हूँ मैं। ऑर्गेनिक एसिड है उनका कितना होगा ये भी पूछ सकते हैं, एक से कम, एक से ज्यादा या जीरो। इस तरीके के ऑप्शन भी मॉडिफाई किए जा सकते हैं। तो आप हर तरीके की चीजों के लिए तैयार रहना, इसमें काफी ये वो चीजें हैं। मेरा मानना ये है कि आप इसको याद रख लीजिए कि जो ऑर्गेनिक एसिड होगा उसका 1 से ज्यादा होगा, 1 से ज्यादा होगा, ओके। बाकी कार्बोहाइड्रेट का 1 हो गया, फैट और प्रोटीन का क्या होगा 1 से कम होगा। उनके अलावा 2 और हो गए, एक का 0 रहेगा, एक का इन्फिनिटी रहेगा। किसका रहेगा बात करते हैं उनके बारे में। तो इनमें पढ़ाने वाला कुछ है नहीं, बस वही है ऑर्गेनिक एसिड कितने कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे हैं, कितने ऑक्सीजन अपटेक हो रहे हैं। 4 रिलीज हो रहे हैं, 3 अपटेक हो रहे हैं, 1.3 रह गया। यहाँ 4 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बाहर रिलीज किए जा रहे हैं, 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का इनटेक किया जा रहा है। तो क्या हो गया 4 आपके इसका आरक्यू रह गया। फूड के बारे में बात करेंगे तो COOH2 इतना ज्यादा रिड्यूस्ड फूड नहीं है, इसके अंदर केवल 2 हाइड्रोजन है। यहाँ बात करेंगे तो C4H6O5 ये भी रिड्यूस्ड फूड नहीं है बहुत ज्यादा। जितना रिड्यूस होगा उसका क्या हो जाएगा आरक्यू 1 रह जाएगा, ओके। यहाँ अगर बात करेंगे अपने तो देखिए, यहाँ बात करेंगे ये बहुत ज्यादा रिड्यूस्ड है, बहुत ज्यादा रिड्यूस्ड है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये क्या रह गया आपका 1 से कम आ गया, ओके। एक चीज और रहेगी यहाँ पे कि जो आरक्यू होता है उसे किस चीज से मेजर किया जाता है, गेनोंग्स रेस आपके गेनोंग्स रेस्पायरोमीटर, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं इनसे। प्रोटीन के केस में बात करेंगे तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज है, एक वो बता देता हूँ आपको, ये वाले पॉइंट ध्यान में रख लेना कि जब प्रोटीन का रेस्पिरेशन होगा एमाइड फॉर्मेशन तक, यानी कि एमाइड बन जाए तब तक रेस्पिरेशन होगा तो उसका आरक्यू रहेगा 0.8। लेकिन अगर अपने उसे एमोनिया फॉर्मेशन तक लेकर के जा रहे हैं तो उसका आरक्यू क्या रह जाएगा 0.9। 0.9 को आप ध्यान रख लेना, 0.90 कंसिडर ना करना, 0.99 कंसिडर करना है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं बात करूंगा सकुलेंट फूड्स के प्लांट्स के बारे में, तो सकुलेंट प्लांट्स होते क्या हैं। सकुलेंट प्लांट्स वो होते हैं जो क्या रसदारी पादप होते हैं सकुलेंट प्लांट, जिनके अंदर क्या रहेगा ज्यादा मात्रा में पानी रहता है, ज्यादा मात्रा में पानी रहता है। इतनी बातें हमें समझ में आ गई। उसके अलावा हम सकुलेंट प्लांट के बारे में जानते हैं कि जीरोफ्लाइट्स होते हैं। उनके अलावा हम जानते हैं कि एक कैंप प्लांट होते हैं, और कैंप प्लांट में हम जानते हैं कि नाइट के टाइम पे स्टोमेटा जो रहते हैं वो खुले रहते हैं, और डे के टाइम पे स्टोमेटा क्या रहते हैं बंद रहते हैं। जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बनती है उसको रेस्पायरेशन में यूज में ले लेते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है किससे रेस्पायरेशन से, उसे ये फोटोसिंथेसिस में काम में ले लेते हैं। तो जब फॉर्मूला की बात करूंगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर तो ये कुछ भी नहीं छोड़ रहे। क्यों नहीं छोड़ रहे, क्योंकि दिन के टाइम में इनके क्या रह रहा है, स्टोमेटा जो है वो बंद रह रहे हैं। तो दिन के टाइम में सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड जो कुछ भी इन्होंने स्टोर कर रखा है उसको यूज में ले लेंगे, किस चीज के, फोटोसिंथेसिस में। रेस्पायरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा उसी को वो यूज में लेते रहते हैं, किस चीज के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, ताकि उनको स्टोमेटा ओपन करने की जरूरत ना पड़े। स्टोमेटा ओपन करने की जरूरत ना पड़ी तो उनमें वाटर लॉस कम होगा, ठीक है। तो इसलिए इनका क्या रह गया 0 रह गया। क्यों, क्योंकि किसी भी संख्या में जब 0 में 3 का भाग देंगे तो 3 को मैं 0 तक मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। आप इस चीज को ध्यान रखना, मैं जानबूझ के ये चीज आपको बता रहा हूँ क्योंकि दिक्कत रहती है। 0/3 ये क्या हो जाएगा 0, लेकिन 3/0 ये क्या रह जाएगा इन्फिनिटी। इन दोनों चीजों के लिए बता रहा हूँ आपको कि 0 के ऊपर नीचे रहने से फर्क क्या पड़ेगा। सोचो, एक सिंपल सी चीज है, ज्यादा मुश्किल नहीं है ये चीज। अगर आप भाग दे रहे हो 0 में 3 का, तो 3 का पहाड़ा आप 0 तक बोलोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। मान लीजिए मैंने पहली बार बोला, 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया, मेरा ये भाग पूरा हो गया। अगर मैं बात करूंगा 3 में भाग दे रहा हूं मैं 0 का, तो मैं 0 का पहाड़ा 1 तक बोलूं तो भी 0, 2 तक बोलूं तो भी 0, 3 तक बोलूं तो भी 0। यानी मैं कितना भी बोल लूं इसको, 100 तक बोल लूं 0 का पहाड़ा, चाहे जितनी मर्जी टाइम तक बोल लूं, हमेशा रिजल्टेंट 0 रहेगा, ठीक है। तो मैंने इसका पहाड़ा मान लीजिए 1 तक बोला, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, लेकिन अभी भी 3 बच गया, भाग पूरा नहीं हो रहा। इस तरीके से इन्फिनिट अनंत टाइम तक चलता रहेगा, इसका भाग कभी पूरा नहीं होगा। इसलिए किसी भी संख्या में हम 0 का भाग देंगे तो हमेशा रिजल्टेंट क्या रहेगा, इन्फिनिटी रहेगा, अनंत रहेगा। कंफ्यूजन वाली चीजें होती है थोड़ी थोड़ी, इसलिए पूरा डिटेल में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ओके, रट्टा तो बिल्कुल नहीं लगाना पड़े आप लोगों को, कहीं को चीज दिमाग में आ जाए। जैसे आपसे पूछ ले कि सकुलेंट प्लांट का क्या हो गया, तो आपको ये चीज तो पता है ना, ऑक्सीजन तो वो ले रहे हैं, ऑब्वियस है, दोनों में से एक चीज तो लेनी पड़ेगी। क्योंकि मान लीजिए ऑक्सीजन उन्होंने ले ली, ठीक है, रेस्पिरेशन में बाहर से, अब उससे कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, उसी को यूज में लेते रहे, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड से फिर से ऑक्सीजन बन रही है, उसी ऑक्सीजन को यूज में ले लिया।
एक बार तो उन्हें बाहर से कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा, और वो बाहर से क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट कब रहती है, दिन के टाइम में रहती है, और दिन के टाइम में तो स्टोमेटा सारे बंद रहते हैं। दिन के टाइम में जो भी रेस्पिरेशन वो करेंगे, दिन के टाइम में जो भी रेस्पिरेशन वो करेंगे, वो तो सारी की सारी बाहर निकल जाएगी ना। सॉरी, गलत बोल दिया मैंने। दिन के टाइम में जो भी वो रेस्पिरेशन करेंगे, उस रेस्पिरेशन में तो वो वही वाला सब्सट्रैक्ट यूज करेंगे जो फोटोसिंथेसिस से बना है, और फोटोसिंथेसिस से डे टाइम में वही सब्सट्रैक्ट बनेगा जो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रही है, रेस्पिरेशन से, क्योंकि डे टाइम में तो स्टोमेटा बंद है, बाहर से आने का कोई सोर्स नहीं। रात के टाइम में स्टोमेटा आपके खुले रहेंगे, तो रात के टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर पड़ी पड़ी क्या करेगी, लाइट है नहीं, फोटोसिंथेसिस हो नहीं सकता। ठीक है, इवन डार्क रिएक्शन भी नहीं हो सकती, ना ही तो लाइट रिएक्शन हो सकती, ना ही डार्क रिएक्शन हो सकती, क्योंकि हम ये चीज अच्छे से जानते हैं कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दोनों क्या है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है। लाइट रिएक्शन के अंदर तो जो सनलाइट होगी वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है, लेकिन डार्क रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती। लेकिन डार्क रिएक्शन को कंटिन्यू करने के लिए, उसे सुचारू रूप से चलाने के लिए लाइट की प्रेजेंस रिक्वायर्ड होती है। इसलिए हमें ये चीज आसानी से पता लग गई कि कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण नहीं किया जा रहा, उसके अंदर किया जा रहा है तो रात के टाइम में ग्रहण किया जा रहा है, रात के टाइम में ग्रहण कर रहे हैं तो रात के टाइम में रिलीज भी तो कर रहे हैं ना उसे। ठीक है, तो वो कोई इश्यू नहीं है। इसलिए क्या हो जाएगा, सिंपल हम सोच लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड लिया नहीं जा रहा, 0/3 या 3 की जगह कुछ भी, मैं कितना भी डिजिट मान सकता हूँ यहाँ पे, 1 2 3 4 कितना भी डिजिट मान सकता हूँ। जीरो में आप किसी भी संख्या का भाग दोगे तो आंसर तो हमेशा जीरो ही आएगा ना। दूसरे केस में क्या होगा, इसमें कंफ्यूजन कहाँ रहती है, बस सकुलेंट प्लांट में और जीरोफाइट में कंफ्यूजन रहती है। अब देखिए हुआ क्या, यहाँ पे रिएक्शन होगी आपके सामने, ठीक है, मेलिक एसिड बन रहा है वगैरह वगैरह, ठीक हो गया। एक चीज और बताता हूँ मैं आपको, जो चीज सुनना, जिससे आपको लास्ट मैंने आपको सकुलेंट प्लांट के बारे में जो बताया वो समझ में आ जाएगा। देखिए, कंफ्यूजन कहाँ रहती है एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर अपने आप में इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि आप करना चाहोगे तो भी सारी चीजों को कवर नहीं कर सकते। रिवीजन मेरे ख्याल से एग्रीकल्चर में आप कंप्लीट रिवीजन कभी नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि एग्रीकल्चर अपने आप में बहुत बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो गया। हमेशा आपको दिक्कत कहाँ होगी एग्जाम में, दिक्कत आपको इसी टाइप की क्लोज चीजों की होगी, जैसे क्या, एनारोबिक रेस्पिरेशन इन इंफिनिटी, और दूसरा क्या, जीरो फाइट्स, उसका क्या हो गया, जीरो हो गया। बस इनमें हम भूल जाते हैं, अगर हमने रट्टा लगा रखा है तो हम इन चीजों में भूल जाते हैं कि जीरो किसका होगा और इन्फिनिटी किसका होगा। ठीक है, इसलिए ये जो चीजें हैं उनमें थोड़ा कंसेप्ट यूज करो ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। बात करेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में आप अच्छे से जानते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल है वो 2 मॉलिक्यूल रिलीज किए जाते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल तो रिलीज किए नहीं जाते। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल रिलीज, सॉरी, यूज नहीं किए जाते ऑक्सीजन के। क्यों नहीं यूज किए जाते, क्योंकि हम ऑक्सीजन को काम में नहीं ले रहे उसके अंदर। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस एक होगा, ग्लाइकोलाइसिस से 2 एटीपी मिलती रहेगी, वो मिलती रहेगी, पायरुविक एसिड भी बन जाएगा, पायरुविक एसिड से एसिटिल को, पायरुविक एसिड से आपके या तो लैक्टिक एसिड बन जाएगा, या फिर कोई दूसरा इसी तरीके का ऑर्गेनिक सब्सटेंस बन जाएगा, या फिर अल्कोहल बन जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को यूज नहीं करेंगे। अगर ऑक्सीजन हमारे पास होता तो हम एनारोबिक रेस्पिरेशन क्यों कर रहे होते भाई, हम तो निकल लेते ना खुद भी अपने, कहते कि नहीं मैं क्यों ग्लूकोज मॉलिक्यूल वेस्ट कर रहा हूँ 2 एटीपी के पीछे, मैं तो 36 एटीपी का फायदा करूंगा अपना। ठीक है ना, तो वो वाली कंडीशन हो जाएगी यहाँ पे, बटा में यहाँ पे जीरो रहेगा, जीरो रहेगा तो आप इजीली ये चीज देख सकते हो कि ये इन्फिनिटी रहेगा, इनको रट्टे लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन मैंने आपको बताया, इससे पहले का सारा इसलिए बताया थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन उसका, क्योंकि आपको रटना ना पड़े। लेकिन आप केवल ये एक टेबल देख लेना, इसमें आपने कंसेप्ट समझ लिया सारा, आरक्यू का फॉर्मूला देख लिया, उसके बाद में आप क्या करना, केवल इस एक टेबल को देख लेना और इस एक टेबल को याद रख लेना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले स्टूडेंट्स। बाकी जो फर्स्ट ईयर वाले हैं उनको तो सारा कुछ करना ही पड़ेगा, आपका तो थ्योरी का एग्जाम होना है, हर चीजें आपसे पूछी जाएंगी, आपको तो रिएक्शन भी याद करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे देखिए। अगर मैं बात करूंगा रेस्पिरेशन को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में कि कौन कौन से कारक होंगे जो रेस्पिरेशन को प्रभावित करेंगे, तो वही 2 तरीके के होंगे, एक एक्सटर्नल हो गया, एक इंटरनल हो गया। एक्सटर्नल फैक्टर में टेम्परेचर के बारे में बात करूंगा, तो टेम्परेचर में क्या रहता है कि 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, रेस्पिरेशन की रेट तेज होती रहेगी। लेकिन उससे ऊपर टेम्परेचर चला गया फिर मामला खराब हो जाएगा। आपके यहाँ भी आसपास 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर रहता है, लेकिन उसके ऊपर टेम्परेचर हो गया तो चक्कर आने लग जाते हैं ना, वो वाली कंडीशन यहाँ हो जाएगी। ऑक्सीजन के बारे में अगर बात करूंगा, देखिए सबसे पहले तो मैं पत्ता ही खत्म कर देता हूँ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। किस तरीके से, इस तरीके से कि ये क्या है, एनवायरनमेंट में लगभग लगभग एक कांस्टेंट मात्रा में है। एनवायरनमेंट में लगभग एक कांस्टेंट मात्रा में, टेम्परेचर ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड लगभग वही रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी मात्रा धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन ऐसा नहीं कि अचानक से आज 300 पीपीएम है, कल 400 पीपीएम, परसों 500 पीपीएम। काफी टाइम लेकर के 5.005 पीपीएम की स्पीड से बढ़ रही है। ठीक है, तो क्या होगा, ऑलमोस्ट इनकी मात्रा क्या है, एनवायरनमेंट में कांस्टेंट रहती है, इसलिए इनसे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं रेस्पिरेशन को। लेकिन फिर भी क्या हो कि अगर मैं आर्टिफिशियली तरीके से ऑक्सीजन की क्या कर देता हूँ, कंसंट्रेशन बढ़ा देता हूँ, तो
आप जानते हो रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन तो क्या है, एक सब्सट्रेक्ट का काम करेगा, इसलिए ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक इनहिबिटर का काम करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ाने से क्या होगा, रेस्पिरेशन रेट कम हो जाएगी। उसी तरीके से इनऑर्गेनिक साल्ट के बारे में बात करूंगा तो आप अच्छे से जानते हो कि रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, और आते कहाँ से ऑक्सीजन, एनवायरनमेंट से आती है। एनवायरनमेंट से प्लांट में एंट्री कहाँ से लेती है, स्टोमेटा से लेती है। स्टोमेटा की रेगुलेशन में पोटेशियम का योगदान है क्या, डेफिनेटली है। तो पोटेशियम का योगदान है, तो एक तो सबसे पहली बात वहीं पे हो गई। उसके अलावा अगर बात करेंगे तो रेस्पिरेशन के लिए जो भी सारी चीजें, एक तरीके से न्यूट्रिएंट का काम क्या रहता है, बेस तैयार करके देना, और बेस तैयार करके कौन तैयार करके देंगे तो ही तो फिर रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस हो पाएगा। बात करूंगा फोटोसिंथेसिस के बारे में, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो रेस्पिरेशन कैसे होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हाँ जी, वाटर के बारे में बात करेंगे तो वाटर के बारे में बात करेंगे तो देखिए क्या हो गया कि जल की मात्रा अगर कम होगी प्लांट में, जल की मात्रा प्लांट में कम होगी तो आप समझ गए इस चीज को कि प्लांट क्या होगा, टर्गिडिटी अपनी खो देगा। प्लांट ने अगर अपनी टर्गिडिटी खो दी तो उसके स्टोमेटा भी बंद खुले सॉरी उसके स्टोमेटा भी बंद हो गए। प्लांट ने अपनी टर्गिडिटी लूज कर दी तो स्टोमेटा भी बंद हो गए, स्टोमेटा बंद हो गए, ऑक्सीजन आना बंद होगी, ऑक्सीजन आना बंद होगी तो सारा काम ही तमाम है। लाइट के बारे में बात करेंगे तो लाइट के बारे में देखिए, लाइट इनडायरेक्ट तरीके से प्रभावित करती है। इनडायरेक्ट तरीके से किस तरीके से प्रभावित करेगी, एक फोटोसिंथेसिस को मान लीजिए, आपकी लाइट के कारण क्या बनेगा, फोटोसिंथेसिस बनेगा, और फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट जब बनेगा तो उसी का क्या होगा, आपके रेस्पिरेशन होगा बाद में। बात करेंगे उसके बाद में वाउंड या इंजरी के बारे में, तो वाउंड या इंजरी क्या करती है, रेस्पिरेशन की रेट को तेज कर देती है, बस इतना ध्यान रख लो बहुत है। इंटरनल फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं रेस्पिरेशन के। प्रोटोप्लाज्मिक फैक्टर, सबसे पहली चीज प्रोटोप्लाज्म होता क्या है, प्रोटोप्लाज्म होता है सर साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस को बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो ये तो फिर हो गया ना सारा का सारा, रेस्पिरेशन हो कहाँ रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म में हो रहा है, उन्हीं के अंदर ये गड़बड़ियों की बात कर रहा है यहाँ पे। तो इंटरनल फैक्टर्स ये तो सारी रेस्पिरेशन की साइट ही यही है, तो ये तो ऑब्वियस है उसको प्रभावित करेगा। उसके बाद में क्या बोला गया, कंसंट्रेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेक्ट। इसका क्या मतलब हो गया कि जो रेस्पिरेशन के लिए जिस चीज को हम काम में ले रहे हैं, अब किन किन चीजों को काम में ले सकते हैं, हम कार्बोहाइड्रेट को काम में ले सकते हैं, हम प्रोटीन को काम में ले सकते हैं, और हम फैट को काम में ले सकते हैं। या फिर अगर मैं इनको लिखना चाहूँ तो मैं बीच में फैट लिख दूँ और उसके बाद में प्रोटीन लिख दूँ तो शायद ठीक रहेगा, क्योंकि ये एक ऑर्डर हो गया। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का यूज होगा, फिर फैट का होगा, फिर प्रोटीन का यूज होगा, ठीक है। जब कार्बोहाइड्रेट को मैं एज ए सबस्ट्रेट यूज करूंगा तो इस चीज को मैं बोल दूंगा फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, प्रोटीन को यूज करूंगा मैं क्या बोल दूंगा, प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। इतनी चीजें हम जानते हैं। अब ये बोल रहे हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन। अब देखिए कंसंट्रेशन सांद्रता हो गई, कितनी मात्रा हो गई उनकी, ये चीज होगी। अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो रेस्पिरेशन भी ज्यादा होगा, कंसंट्रेशन कम होगी तो रेस्पिरेशन भी कम होगा। क्यों, ज्यादा होगी तो रेस्पिरेशन ज्यादा होगा, ये चीज बोलना गलत है, क्योंकि रेस्पिरेशन ज्यादा तभी होगा जब हमें हमारी जरूरतें बढ़ेंगी, ठीक है ना। हमारे शरीर की जरूरतें बढ़ेंगी या प्लांट की जरूरतें बढ़ेंगी तो ही रेस्पिरेशन की रेट ज्यादा होगी। और क्या जरूरतें बढ़ती हैं, डेफिनेटली बढ़ती हैं। किस चीज के लिए, ग्रोथ करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है, जरूरतें तो बढ़ती है। यानी चलो जरूरतें नहीं बढ़ रही, लेकिन इतना तो हो रहा है ना कि उसको कम से कम इतना तो फूड पर्याप्त मात्रा में स्टोर होकर के रहे कि जब उसको रिक्वायरमेंट हो उस टाइम उसके पास फूड हो, वो उस टाइम ये ना बोले कि मेरे पास फूड नहीं है। तो वही चीज है, कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट रहेगी, कार्बोहाइड्रेट की कंसंट्रेशन होगी तो रेस्पिरेशन की रेट भी अच्छी होगी। लेकिन क्या हो कि जब हमारे शरीर को रिक्वायरमेंट है एनर्जी की, एनर्जी आएगी रेस्पिरेशन से, और शरीर बोलेगे सर आपके पास तो ना कार्बोहाइड्रेट बचा, ना फैट बचा, ना प्रोटीन बचा, तो बताइए मैं किस तरीके से करूं रेस्पिरेशन, किस तरीके से आपको एनर्जी गेन करके दूं, तो वो वाली कंडीशन हो जाएगी, फिर मामला खत्म है, ठीक है। तो यहाँ आपका ये रेस्पिरेशन से रिलेटेड सारा का सारा खत्म हो गया। अब आपके एक टॉपिक बाकी बच रहा है, फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन किससे रिलेटेड टॉपिक था, फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड था। लेकिन क्योंकि वो टॉपिक, ये टॉपिक मैंने वहां पे इसलिए नहीं करवाया क्योंकि जब तक आप रेस्पिरेशन नहीं पढ़ लेते इतने तक आपको फोटो रेस्पिरेशन में थोड़ा डाउट ही रहता है। बात करते हैं फोटो रेस्पिरेशन के बारे में, होता क्या है। देखिए सबसे पहले फोटो रेस्पिरेशन टर्म किसने यूज की, डेकर ने यूज की। उसके बाद में बात करेंगे अपने, अब यहाँ पे आपके दिमाग में C3 साइकिल भी चलना चाहिए साथ साथ। अगर C3 साइकिल आप नहीं समझ पा रहे और C4 साइकिल आपके दिमाग में इमेज नहीं है उनकी हल्की सी, फिर आपको इसको पढ़ने में प्रॉब्लम आएगी। बात करते हैं, हाँ जी, फोटो रेस्पिरेशन के बारे में बात कर रहे थे। देखिए क्या है, फोटो रेस्पिरेशन टर्म किसने दी, डेकर ने दी। कौन से प्लांट में दी, टोबैको प्लांट में दी। इतनी बातें होगी, कुछ भी खास नहीं था इसमें। अब देखिए हो क्या रहा था C3 साइकिल में, C3 साइकिल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण किया जा रहा था एटमॉस्फेयर से। कार्बन डाइऑक्साइड को
एटमॉस्फेयर से एक्सेप्ट किया जा रहा था, और इसको रिसीव कौन कर रहा था सबसे पहले? इसको C3 साइकिल में रिसीव कर रहा था राइबोलोज बाइफॉस्फेट। कौन कर रहा था? राइबोलोज बाइफॉस्फेट। क्लियर? सारी की सारी बातें फिर से दिमाग में रिकॉल कीजिए। मैंने आपको बोला था कि वही रेलवे स्टेशन बस स्टैंड पे आप जाओगे, जाने के बाद में आपको कोई रिसीव करने आएगा, तो यहाँ पे वही कंडीशन होगी। कार्बन डाइऑक्साइड आया, राइबोलोज बाइफॉस्फेट आया उसको रिसीव करने के लिए, लेकिन यहाँ पे एक ट्रेजेडी होगी। ट्रेजेडी क्या हो गई? और एक पहले थोड़ा सुन लो, दोनों मिलेंगे, ये कार्बन डाइऑक्साइड और राइबोलोज बाइफॉस्फेट किसको बनाएंगे? पीजीए को बनाएंगे। ठीक है, पीजीए से बाद में पीजीएल बनेगा। पीजीएल का एक मॉलिक्यूल यूज में ले लिया जाएगा, बाकी फिर से राइबोलोज बाइफॉस्फेट बनाने को काम में ले लिया जाएगा। ये मैंने एक C3 साइकिल का आपको एक क्विक रिव्यू दे दिया सारा का सारा, ताकि आपको सारी चीजें याद आ जाए। अब देखना ट्रेजेडी क्या होगी। कार्बन डाइऑक्साइड आया, इसने सोचा मेरा फ्रेंड आ रहा है मुझे रिसीव करने के लिए, चलिए ठीक है उसको मिलने चलते हैं। राइबोलोज बाइफॉस्फेट आया इसको रिसीव करने के लिए, लेकिन सेम टाइम क्या हुआ? ऑक्सीजन भी वहां पे आ गया। सेम टाइम क्या हुआ? ऑक्सीजन भी वहां पे आ गया। राइबोलोज बाइफॉस्फेट का ईमान डोल गया, उसने कहा यार कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ो, हटाओ इसे, अपने ऑक्सीजन को ले चलते हैं। तो राइबोलोज बाइफॉस्फेट बजाय कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने के किसको ग्रहण कर लेगा? ऑक्सीजन को। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके क्या कर रहा था? वो पीजीए बना रहा था, और पीजीए से पीजीएल बना रहा था, और पीजीएल से अल्टीमेटली फूड बना रहा था, अल्टीमेटली फ्रक्टोज बना रहा था। फ्रक्टोज से क्या होगा? फ्रक्टोज सुक्रोज के रूप में ट्रांसफर कर दी जाएगी, और सुक्रोज स्टार्च के रूप में स्टोर कर लिया जाएगा। जब भी जरूरत होगी हम स्टार्च को बोलेंगे भैया ग्लूकोज मॉलिक्यूल दे, स्टार्च ग्लूकोज मॉलिक्यूल देगा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का रेस्पिरेशन करके एनर्जी ले लेंगे। इसीलिए तो कर रहे हैं ना सारी ये सारी की सारी माथा पच्ची अपनी। लेकिन यहाँ क्या हुआ? यहाँ ये हुआ कि राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बन डाइऑक्साइड लेने गया था, लेकिन ऑक्सीजन ज्यादा थी तो ऑक्सीजन को लेकर निकल लिया। इससे रिलेटेड मिलता जुलता एक कंसेप्ट बताता हूँ, आपको समझ में आएंगी चीजें। बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो कि बंद कमरे में अंगीठी जला के नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए? वो इसके लिए नहीं सोना चाहिए कि जब आप अंगीठी जलाते हो, ठीक है, या कोई जलाते हो इस तरीके से अंगीठी जलाते हो, तो क्या होगा? जो आपके रूम में ऑक्सीजन होगी वो बर्निंग में काम में ली जाएगी। आप जानते हो जलाना क्या है? एक ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है। जो ऑक्सीजन है उसको यूज कर लिया जाएगा। ऑक्सीजन यूज करके किसको रिलीज करेगी एनवायरनमेंट में? कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो होगा क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड भी आप इनहेल करोगे। ऑब्वियस है, आपके रूम के अंदर जो भी गैसेज होगी आप उन सारी प्रकार की गैसों को क्या करोगे? रात को सोते टाइम इनहेल करोगे, या आपके कोई फिल्टर लगा रहता है कि वो केवल ऑक्सीजन को अंदर जाने देगा? ऐसा कुछ नहीं होता ना। तो आप कार्बन मोनोऑक्साइड को भी ग्रहण कर रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड को भी ग्रहण कर रहे हो, और कुछ मात्रा में ऑक्सीजन को भी ग्रहण कर रहे हो। लेकिन वो ये धीरे धीरे अगर आग ज्यादा टाइम तक जलती रहेगी तो क्या होगा? रूम में जितनी ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट कर दी जाएगी। लेकिन सुनना, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बन गई, तीनों की तीनों गैसेज आपके शरीर में चली गई। अब क्या हो रहा था? हार्ट भेज रहा था किस चीज को? ब्लड के साथ हीमोग्लोबिन को। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या था? एक कैरियर था किस चीज का? उसको तो जो मिल गया उसी को कैरी कर लेगा। आप ऑक्सीजन इनहेल करोगे तो ऑक्सीजन को ले जाएगा, आप किसी जहरीली गैस को इनहेल कर लोगे तो जहरीली गैस को ले जाएगा। लेकिन वहां पे भी डिपेंड करेगा कि कौन सी सवारी को लेकर के जाए और कौन सी को ना लेकर के जाए। आपके साथ भी सेम कंडीशन होता है। आपको बोल दिया जाए कि एक तरफ आपके सामने आलू है और दूसरी तरफ आपके सामने पनीर है, आप क्या खाओगे? ठीक है, एक तरफ आपके सामने घर का बना खाना है और एक तरफ आपके सामने होटल का खाना है, आप क्या खाओगे? वो अपनी अपनी कंडीशन, आप किसे चूज करते हो, लेकिन आप उसे चूज करोगे जो आपको ज्यादा पसंद है। तो उसी तरीके से हीमोग्लोबिन भी इन तीनों में से उसे चूज करेगा जो उसे ज्यादा पसंद है। और उसे ज्यादा पसंद कौन है? उसे ज्यादा पसंद है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड को वो अपने जैसे ही ग्रहण करेगा, फिर उसे कार्बन मोनोऑक्साइड इतना पसंद है कि इसके साथ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो वो क्या कर रहा था? ऑक्सीजन को कैरी किया फेफड़ों से, पूरे शरीर में घुमा, जहां जहां ऑक्सीजन की जरूरत थी ऑक्सीजन डिलीवर कर दी, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया, वहां से ऑक्सीजन को उतार दिया, कार्बन डाइऑक्साइड को बैठा लिया, और फिर से हार्ट के माध्यम से पंप होते हुए लंग्स में आया, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया, ऑक्सीजन को ले लिया। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड से उसे बहुत प्यार है। कार्बन मोनोऑक्साइड को वो एक बार अपने टैक्सी में बिठा लेगा तो फिर उतारता ही नहीं है। ठीक है, परमानेंट बॉन्ड बना लेता है उसके साथ में, उतारता ही नहीं है। तो इस तरीके से धीरे धीरे आपके शरीर में जितने भी हीमोग्लोबिन होंगे वो सारे हीमोग्लोबिन धीरे धीरे कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अटैच हो जाएंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अटैच हो गया, आपकी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की जो ट्रांसपोर्टेशन होगी वो प्रभावित हो जाएगी। ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन प्रभावित होगी, आपके ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई होना बंद होगी। ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई होना बंद होगी तो धीरे धीरे ब्रेन निष्क्रिय होना स्टार्ट कर देगा। निष्क्रिय होना स्टार्ट कर देगा और अल्टीमेटली क्या होंगे आप? राम नाम सत्य।
ठीक है, क्यों? ब्रेन को 3 मिनट तक अगर ऑक्सीजन नहीं मिली तो ब्रेन मर जाएगा, तो काम करना बंद कर देगा। ठीक है, उसके अंदर दूसरों सीन नहीं है, उसको ऑक्सीजन मिलती रहेगी तो वो जिंदा रहेगा, ऑक्सीजन मिलना बंद होगी, जिंदा खत्म, कहानी खत्म। तो वो वाली कंडीशन हो जाएगी। ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज्यादा हो गया। हीमोग्लोबिन कहता है कि मैं कार्बन मोनोऑक्साइड को नहीं उतारूंगा, वो फिर से घूम फिर के लंग्स में आ जाएगा तो भी कहेगा नहीं मैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को बिठाए रखूंगा, मुझे तो बहुत पसंद आ गई ये सवारी। उसी तरीके से सेम चीज अपने यहाँ पे होंगी, इसीलिए इसको ना मीठी नींद बोलते हैं। पता नहीं लगता आदमी को कब मर जाएगा। हाँ जी, मतलब तरीके बता रहा हूँ आपको। हाँ जी, राइबोलोज बाइफॉस्फेट के बारे में भी सेम सीन है। राइबोलोज बाइफॉस्फेट के पास में भी जब कंडीशन होगी, क्या कंडीशन? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की। ठीक है, तो वो किसको लेकर के जाएगा? वो कार्बन डाइऑक्साइड को कहेगा यार तू ना फ्रेंड तो है मेरा पुराना, लेकिन प्यार मुझे ऑक्सीजन से है, आजा ऑक्सीजन चलते हैं। ठीक है, तेरे से ज्यादा प्यार मुझे ऑक्सीजन से है। ऑब्वियस आपके सामने भी वही, आपको बोलूं घर का खाना खाओगे या बाहर का खाना खाओगे, तो कईयों की बाहर का खाना पसंद होता है, किसी को घर का खाना पसंद होता है। अपनी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप चूज करोगे, जो आपको पसंद है वो चीज चूज करोगे आप। तो राइबोलोज बाइफॉस्फेट को भी चॉइस मिल गई, विकल्प मिल गया। और विकल्प तो हमेशा संकल्प को कमजोर करते ही हैं। आपके पास चॉइसेस होती हैं तो चॉइसेस हमेशा आपके जो टारगेट होता है, टारगेट को कमजोर कर देता है, इसलिए चॉइसेस नहीं होना चाहिए। आप लोगों के लिए बोलो तो भी यूट्यूब की फैसिलिटी मैंने आपको दे दी, इसलिए आपका संकल्प कमजोर होता चला जा रहा है। डे बाय डे आपकी यहाँ पे जो एक्टिविटी है वो कम होती चली जा रही है। तो विकल्प हमेशा संकल्प को कमजोर करेगा। विकल्प ना रखे जिंदगी में कोई, सारे सारे विकल्प ध्वस्त कर दे, उसके बाद में ऑप्शन ही कोई नहीं बचेगा, एक ही ऑप्शन बचेगा। नेपोलियन था, नेपोलियन कोई जंग पे गया, उसके पास सिपाही बहुत कम थे, तो उसके सिपाहियों का हौसला टूट गया, उन्होंने कहा कि ये तो मारेंगे अपने को, चलो वापस भाग जाते हैं। तो वहां एक ब्रिज था, नेपोलियन ने ब्रिज तोड़वा दिया वो। अब उनके सिपाहियों को पता लग गया, वापस जाने का रास्ता नहीं बचा, सामने वो जान लेने के लिए खड़े हैं। तो उन्होंने कहा जब मरना ही है तो फिर ढंग से कर लेते हैं फाइट। तो उन्होंने ऐसी फाइट की कि उन्होंने वो जंग जीत ली थी। तो वही चीज है, उनके पास जब तक वापस लौटने का विकल्प था तब तक वो कमजोर महसूस कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने विकल्प खत्म कर दिया तो उनका संकल्प बढ़ गया। उनको पता अब तो मरना तो है ही, वापस जा नहीं सकते, सामने वो मारेंगे। तो मारेंगे तो मार के मरते हैं ना, और क्या पता मारने से जीत भी जाए, और वो जीत भी गए। तो यहाँ राइबोलोज बाइफॉस्फेट को भी सेम चीज मिल जाएगी, वो ऑक्सीजन को लेकर निकल लेगा। पर अगर बात करें C4 साइकिल के बारे में, ठीक है, अब इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे कि ऑक्सीजन को लेकर निकल गया तो फर्क क्या पड़ा। बात करते हैं अगर अपने C4 साइकिल के बारे में, तो C4 साइकिल के अंदर रिसीव करने कौन आता है? आपके साथ में ये कंडीशन हो जाए, आपको घर वाले कोई काम के लिए भेजें और आप बजाय वो काम करने के, आपको पैसे दे के बोले ये फलाना सामान ले आ, और आप वो सामान लाने के बजाय क्या करो, खुद के कोई अपने निजी काम में वो पैसों को खर्च करके आ जाओ, घर पे सामान न लेकर के आओ, दोबारा आपको भेजेंगे क्या सामान लाने के लिए? नहीं भेजेंगे, किसी दूसरे को भेजेंगे। उसी तरीके से क्या हुआ, C4 प्लांट के अंदर किसे भेजा जाता है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करने के लिए? किसे भेजते हैं भाई? पीईपी को भेजते हैं, फोस्फोइनोल पायरुवेट को भेजते हैं, इसे भेजते हैं ना। तो फोस्फोइनोल पायरुवेट के साथ में जब ये वाली कंडीशन होगी ना, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों में से एक खड़ा होगा, तो फोस्फोइनोल पायरुवेट बोलेगा नहीं, राइबोलोज बाइफॉस्फेट गड़बड़ कर रहा था इसलिए तो मेरे पे भरोसा किया है, अब मैं सेम गड़बड़ दोबारा थोड़ी करूंगा। ऑक्सीजन, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड चल ले मेरे साथ, और ये कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाएगा और सारा का सारा C4 और C3 साइकिल इनके अंदर चलता रहेगा। तो एक कारण तो ये हो गया, राइबोलोज बाइफॉस्फेट है उसका ईमान डोल जाता है, इसका ईमान डोलता नहीं है। ठीक है, इसलिए C4 प्लांट्स होते हैं उनमें फोटो रेस्पिरेशन या तो पाया नहीं जाता, या फिर पाया जाता है तो बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, उतना फर्क नहीं पड़ता। अब इस बारे में बात कर लेते हैं कि अगर पाया जाएगा फोटो रेस्पिरेशन तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। उससे ये फर्क पड़ जाएगा सारा का सारा, आप सिर्फ साइकिल देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगी चीजें सारी। यहाँ से शुरू करते हैं, इस जगह से। राइबोलोज बाइफॉस्फेट आया, इसके पास चॉइस मिली, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन, विकल्प मिला तो इसका संकल्प कमजोर हुआ, इसने कहा ऑक्सीजन, चलो चलते हैं। अब क्या हो रहा था, आरयूबीपी और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर के किसको बना रहे थे? वो मिलकर के बना रहे थे पीजीए को। पीजीए बाद में पीजीएएल में कन्वर्ट हो रहा था और इस तरीके से फूड सिंथेसिस का काम दे रहा था। डार्क रिएक्शन चल रही थी हमारी फोटोसिंथेसिस की। लेकिन यहाँ क्या होगा, ये दोनों मिलके बना लेंगे क्या? फॉस्फोग्लाइकोलेट। फॉस्फोग्लाइकोलेट इमेज आपको हो सकता है थोड़ी ब्लर दिखाई दे रही हो, लेकिन ये बेस्ट इमेज थी इसलिए मैंने इसको यूज करना ठीक समझा। मैंने कहा ठीक है थोड़ी ब्लर है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बहुत इन्फॉर्मेटिव है ये, इसलिए मैंने इसी को यूज किया। इन्होंने क्या बना लिया? फॉस्फोग्लाइकोलेट। फॉस्फोग्लाइकोलेट क्लोरोप्लास्ट में था, क्लोरोप्लास्ट से ये कहाँ चला गया? पेरोक्सिसोम में। क्लोरोप्लास्ट से कहाँ चला गया? पेरोक्सिसोम में। इसने बना दिया ग्लाइकोलेट। ग्लाइकोलेट बाद में ग्लाइकोक्सिलेट में कन्वर्ट कर दिया गया, और वो बाद में ग्लाइसिन में कन्वर्ट कर दिया गया। यहाँ पे देखिए बीच में H2O2 बना है, एक जगह पे बीच में H2O2 बना, और वो कब बना? जब ये सारी की सारी चीजें कहाँ थी? पेरोक्सिसोम में थी। H2O2 बाद में पेरोक्सिसोम के द्वारा सेटल कर दिया गया, किसके अंदर? H2O प्लस हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन में।
ठीक है। तो एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना कि H2O2 कब बनेगा, H2O2 बनेगा पेरोक्सिसोम में, और पेरोक्सिसोम के द्वारा ही सेटल कर दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। ग्लाइसिन बन गया, ग्लाइसिन आगे माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचा। क्या डार्क साइकिल में इतना कुछ हो रहा था? डार्क साइकिल में तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा पार्ट में सारा कुछ निपटा दे रहे थे, उनको पेरोक्सिसोम माइटोकॉन्ड्रिया में जाने की जरूरत ही नहीं थी। तो एक फोटो रेस्पिरेशन में ये भी ध्यान रखना कि इसके अंदर तीन चीजें काम में आती है, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। ग्लाइसिन में पहुंच गया, ग्लाइसिन में कई सारे परिवर्तन किए इसने, सेरिन बनाया, सेरिन बाद में आगे यहाँ पे पहुंचा, फिर से इसने हाइड्रोक्सी पायरुवेट बनाया, ग्लिसरेट बनाया, ग्लिसरेट से क्या हुआ, ये फिर से क्लोरोप्लास्ट में आया, फिर से क्लोरोप्लास्ट में आया तो क्या किया इसने, 3-फॉस्फोग्लिसरेट बनाया, और 3-फॉस्फोग्लिसरेट ने बाद में राइबोल बाइफॉस्फेट बना दिया, ठीक है। इस तरीके से ये सारा का सारा साइकिल चलता रहेगा, यहाँ से साइकिल स्टार्ट होगा और ये चलता रहा सारा, ये सारा चलता रहा। फायदा क्या हुआ अपने को देखते हैं। अल्फा कीटोग्लूटेरेट, क्या करें इसका, चाहते हैं इसको, NADH यहाँ बना लेकिन यहाँ काम में ले लिया गया, जो यहाँ बना वो यहाँ काम में ले लिया गया। बाद में इसमें बन भी क्या रहा है, इसमें तो कोई काम की चीज नहीं बन रही अपने को, जबकि डार्क रिएक्शन में क्या बन रहा था, डार्क रिएक्शन में C6H12O6 बन रहा था अल्टीमेटली, जो क्या था हमारे लिए खाना था। खाना ही नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। यानी फोटो रेस्पिरेशन अगर बढ़ गया तो फोटो रेस्पिरेशन क्या करेगा, फूड स्टोर करने की रिएक्शन को खत्म कर देगा एक तरीके से, ठीक है ना। ये नुकसान है फोटो रेस्पिरेशन का, ये क्या है, नुकसान है। फोटो रेस्पिरेशन अच्छी चीज नहीं है, बुरी चीज है, ध्यान रखना, फोटो रेस्पिरेशन बुरी चीज है, नेगेटिव चीज है। अब क्योंकि C3 प्लांट्स के अंदर RUBP होगा जो कार्बन डाई एक्सेप्टर होगा, और C4 प्लांट में PEP होगा जो कार्बन डाई एक्सेप्टर होगा, इसका ईमान डोल जाएगा, ये ऑक्सीजन को साथ में जोड़ देगा, ये ऑक्सीजन को जोड़ेगा नहीं, इसलिए इसका साइकिल तो चलता रहेगा नॉर्मली, लेकिन इसका साइकिल नॉर्मली नहीं चलेगा। इसलिए C3 प्लांट्स की C4 प्लांट के कंपैरिजन में इल्ड क्या होती है, कम होती है। C3 प्लांट की C4 प्लांट के कंपैरिजन में उपज कम होती है। दूसरी बात, एक कारण तो ये हो गया फोटो रेस्पिरेशन के कारण। दूसरा कारण क्या हो गया कि RUBP जो है वो RUBP घर का ऐसा बच्चा है जो मजबूरी में काम कर रहा है, पसंद नहीं है इसको काम करना, और PEP घर का ऐसा बच्चा है जिसको घर के काम करना अच्छा लगता है। तो ये कहेगा कार्बन डाइऑक्साइड को लेने जा रहा हूँ तो मैं तो खुशी खुशी लेने जाऊंगा उसको, और RUBP जाएगा मुंह सड़ा सा करके, ठीक है। तो दोनों के पास अगर कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल होगी, एक जगह RUBP गया और एक PEP गया, ठीक है, और दोनों कार्बन डाइऑक्साइड को लेने पहुंचे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड उसके साथ जाना पसंद करेगी जो मुस्कुरा के उसका वेलकम कर रहा है, ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ चली जाएगी, PEP के साथ। तो अपने क्या बोल सकते हैं कि फोस्फोइनोल पायरुवेट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति ज्यादा प्रति आकर्षण रखता है, ठीक है। RUBP के कंपैरिजन में ज्यादा एफिनिटी रखता है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड अगर एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा तो वो दोनों में से किसके पास जाएगा, आपके C4 प्लांट के पास में। दूसरा, इस चीज को अपने यूं भी देख सकते हैं कि अगर इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है, क्योंकि अब एक लिमिटिंग फैक्टर के लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर से इस चीज को कनेक्ट कीजिए। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या कहता है कि फोटोसिंथेसिस की रेट जो है वो इस चीज पे डिपेंड करेगी कि सबसे मिनिमम मात्रा में कौन सा मॉलिक्यूल है। अब सबसे मिनिमम मात्रा में कौन होता है इनके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कितना होता है, 300 से 400 ppm तक। सनलाइट तो खूब है, H2O भी खूब है, तो सारी चीजें हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड मिनिमम मात्रा में है। लेकिन उस कंडीशन में भी आप यूं मान लीजिए कि कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन है, वहां पे और ही मिनिमम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड की एनवायरनमेंट में मात्रा कम होगी तो कम मात्रा में C3 प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, जबकि C4 प्लांट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। C4 प्लांट कहेंगे अपने को कोई दिक्कत नहीं है, अपने तो इसके साथ यारी दोस्ती बहुत है, हम बुलाएंगे ये तो आएगी आएगी। तो C4 प्लांट कम कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन से भी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, जबकि C3 प्लांट्स नहीं कर सकते। वीड्स इतने ज्यादा क्यों ग्रो करते हैं, क्योंकि वीड्स मोस्टली C4 प्लांट होते हैं, ठीक है। वीड्स मोस्टली C4 प्लांट्स होते हैं, ज्यादा एफिशिएंट होते हैं C4 प्लांट्स। इस चीज के लिए ही वीड्स का प्रभुत्व पाया जाता है अपने मोस्टली क्रॉप्स के ऊपर, ठीक है। तो ये आपका फोटो रेस्पिरेशन था, एक बार देख लेते हैं कोई पॉइंट हमने मिस ना कर दिया हो इम्पोर्टेंट। जब बात करेंगे यहाँ पे क्या बोला गया, RUBP जो था, RUBP कार्बोक्सिलेज, ठीक है, ये क्या करेगा, नॉर्मली CO2 फिक्स करने का काम करता है। CO2 को फिक्स कर देता है किसके अंदर, PGA के 2 मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। बात करेंगे बाद में कि अंडर हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की जब कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो जो, और उसके साथ साथ एक और चीज ध्यान रखना, केवल ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन से प्रभावित नहीं होगा, लाइट भी होनी चाहिए, ठीक है। साथ साथ में क्या होना चाहिए, लाइट भी होनी चाहिए। अगर रात के टाइम पे ऑक्सीजन ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर कोई नहीं होगा। ये इन दोनों का मिलजुला प्रभाव होगा, लाइट प्लस ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन, ये दोनों चीजें अगर मिल जाएगी तो जो RUBP होगा वो RUBP कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय किसको ग्रहण करेगा, ऑक्सीजन को, और ग्लाइकोलेट को बना लेगा।
या फिर हम कह सकते हैं फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड को बना लेगा। ठीक है, जो ग्लाइकोलेट होगा वो 2 कार्बन कंपाउंड होगा, इसके लिए इसे C2 साइकिल भी बोल सकते हैं, या फिर क्योंकि ग्लाइकोलेट इसका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है, इसके लिए इसको ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म या फिर ग्लाइकोलेट साइकिल भी बोल सकते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस के अंदर H2O2 भी बनेगा, जिसको फिक्स कर दिया जाएगा एंजाइम के द्वारा, कहाँ पे, पेरोक्सिसोम में। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल्स भाग लेते हैं, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। किसके अंदर, फोटो रेस्पिरेशन में। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट रही है। बाकी यहाँ पे सारी की सारी वही चीजें लिखी गई हैं, कोई भी नई चीज नहीं है। कुछ नया होगा तो मैं देख लेता हूँ एक बार। बस वही चीजें सारी की सारी आप पढ़ लेना, इनमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हर चीज एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं इनमें आपको। ओके, आगे यहाँ मैंने बता दिया, एक बार फिर से आपको बता देता हूँ क्या होगा। राइबोलोज बाइफॉस्फेट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने वाला, लेकिन जब ऑक्सीजन और लाइट दोनों चीजें अवेलेबल होंगी, ऑक्सीजन की मात्रा नॉर्मल से ज्यादा होगी, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ के ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेगा और एक अलग ही रास्ते पे निकल लेगा। अलग ही रास्ते पे निकल के एक अलग ही कुक्रम कर लेगा, जिसका कोई फायदा वायदा नहीं होगा। फायदा नहीं होगा तो अपने को जिस चीज से फायदा हो रहा था वहां नुकसान हो गया। ठीक है, हाँ जी। अब देखिए फैक्टर्स कौन कौन से होंगे जो प्रभावित करेंगे फोटो रेस्पिरेशन को। CO2 कंसंट्रेशन, CO2 कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो क्या होगा, आपके फोटो रेस्पिरेशन कम होगा। क्यों होगा कम, क्योंकि जब RUBP है, पंगा तो सारा RUBP के सामने ही है ना। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होंगे और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कम होंगे, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कम होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेने आएगा, घर वालों ने इसी को लेने भेजा है। ये तो ऑक्सीजन कोई जाल बिछाएगा तब जा करके, जैसे मान लीजिए घर से बच्चा पैसे लेकर के जा रहा है सामान लेने के लिए, तो उसके दोस्त मिल गए उसे, और दोस्त मिलके कहते हैं कि चलो यार आपने ना स्मोकिंग करते हैं। ठीक है, बच्चा कहेगा नहीं मैं नहीं करूंगा, घर वालों ने पैसे दिए घर का काम करने के लिए। फिर उसके दोस्त उसको बहुत ज्यादा मोटिवेट करेंगे कि नहीं चलो चलते हैं, नहीं चलो चलते हैं, कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, तो वो गलत काम करेगा ना। तो उसी कंडीशन में RUBP को भेजा तो कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए है, लेकिन जब ऑक्सीजन ज्यादा होगी तब वो गलत काम करने लग जाएगा। ठीक है, O2 कंसंट्रेशन ऑब्वियस से ज्यादा होगी तो फोटो रेस्पिरेशन ज्यादा होगा। टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे तो ये ध्यान रखना 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। इन सारी चीजों के अलावा एक लाइट भी ध्यान रखना, आप लोग यहाँ ऐड नहीं किया मैंने, लेकिन लाइट भी ध्यान रखना, आपके फोटो रेस्पिरेशन के लिए लाइट की प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, विदाउट लाइट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा। तो ये कुछ फैक्टर्स जो फोटो रेस्पिरेशन को प्रभावित करने वाले हैं। अब यहाँ पे कंपैरिजन हो गया, एक कंडीशन आ गई आपके सामने फोटो रेस्पिरेशन की, दूसरी कंडीशन आ गई आपके सामने फोटोसिंथेसिस की। वो क्या रहा है, इन दोनों को बीच में से पहले तो मैंने अलग कर दिया। पहले तो फोटोसिंथेसिस के बारे में बात कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कौन कर रहा, राइबोलोज बाइफॉस्फेट या फिर रुबिस्को, ठीक है, या फिर RUBP, ये ग्रहण कर रहा। अच्छा एक चीज और बता देता हूँ, सबसे ज्यादा पाए जाने वाला एंजाइम यही होता है, वे रुबिस्को। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण किया जा रहा, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण किसमें कन्वर्ट कर दिया जा रहा, आपके इसके अंदर क्या बोल दिया, आपके PgAl के अंदर। ठीक है, PgAl से फिर से ये कन्वर्ट कर दिया जा रहा है किसके अंदर, RUBP में, और हमें बाहर मिल रही है क्या, शुगर। ठीक है, ATP और NADH2 यूज करके। और ये कहाँ से आ रहे हैं ATP और NADH2, ये आ रहे हैं आपके लाइट रिएक्शन से। तो फोटोसिंथेसिस से अल्टीमेटली हमें शुगर का फायदा हो रहा है। ये चीज हमारे काम आएगी, कहाँ काम आएगी, शुगर को हम रेस्पिरेशन में यूज करके एनर्जी जनरेट करने के काम में ले लेंगे, अपने लिए फायदेमंद प्रोसेस है। वहीं बात करेंगे फोटो रेस्पिरेशन की, कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय ऑक्सीजन आ गई, राइबोलोज इसे अपटेक कर लेता है। इसे अपटेक करके किसको बना लेगा, ग्लिसरॉल को बना, सॉरी आपके बना लेगा, इसको ग्लाइफोसेट को बना लेगा। और उसके बाद में क्या होगा, अलग 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 ही रास्ते पे निकल लेगा अपने, और बाद में फिर से RUBP को बनाता रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है, कोई खाना का रिलीज नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, क्या करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का, है ना। तो इसकी वजह से हमें, क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन एक बोगस हो गया, अपने आप में कोई फायदा नहीं दे रहा, कोई नुकसान नहीं कर रहा, लेकिन नुकसान इसका यही हो गया कि ये फोटोसिंथेसिस को खत्म कर दे रहा है। ठीक है, जहां वो पैसा सही जगह पे इन्वेस्ट कर दिया जाना चाहिए था, अब वो पैसा नशे के लिए काम में ले लिया गया। तो नशे से अपने को फायदा तो कोई नहीं हो रहा, लेकिन नुकसान भी तो हो गया ना, शरीर का डैमेज हो गया, प्लस अपने पैसे का नुकसान हो गया। उस पैसे से कुछ अच्छा किया जा सकता था। तो उसी तरीके से ये साइकिल चला, तो इस साइकिल से आपके शुगर डेवलप की जा सकती थी, लेकिन अभी फोटो रेस्पिरेशन में सारा मामला ही खराब हो गया। C3 और C4 में क्यों क्यों उनमें डिफरेंस है, वो सारी बातें मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पे डिफरेंस देख लीजिए आप, फोटो रेस्पिरेशन और डार्क रेस्पिरेशन में। ये आपके रेस्पिरेशन की लास्ट स्लाइड है, या दूसरे तरीके से कहूँ तो रेस्पिरेशन तो आपका इससे पहले ही खत्म हो गया, ये फोटोसिंथेसिस का बचा हुआ पार्ट था। अब क्योंकि आपको रेस्पिरेशन भी पढ़ा होना चाहिए इसके लिए, तो मैंने इसको यहाँ ऐड किया है। हाँ जी, फोटो रेस्पिरेशन और डार्क या माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन, इसके लिए जो सिंपल अपना रेस्पिरेशन होगा, उस रेस्पिरेशन के लिए लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसलिए इसे हम डार्क रेस्पिरेशन भी बोल देते हैं, या फिर माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन फोटो रेस्पिरेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया तीनों मिलकर करेंगे।
फोटो रेस्पिरेशन में लाइट की प्रेजेंस रिक्वायर्ड है, इसके अंदर नहीं रिक्वायर्ड है। लाइट हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमें। इसका सब्सट्रैक्ट कौन बनेगा? ग्लाइकोजेट। इसका कौन होगा रेस्पिरेटरी सब्सट्रैक्ट? कार्बोहाइड्रेट, फैट या फिर प्रोटीन। ये कहाँ होगा? क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में क्या होगा? ग्लाइकोलाइसिस। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा? क्रेब्स साइकिल और लिंक और ईटीएस। ठीक है, ये किसमें रोल प्ले करता है? ये C3 प्लांट्स में, मेनली C3 प्लांट्स में पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि C3 प्लांट में आरयूबीपी पाया जाता है जो इसके झांसे में आ जाएगा, जबकि C4 प्लांट में ये नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि C4 प्लांट के अंदर पीईपी पाया जाता है जो इसके झांसे में नहीं आता। ठीक है, अब देखना यहाँ पे लिखा क्या गया है। अब लिखा, कई बार पता है क्या होता है, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती है किसी और चीज को शो करने के लिए, लेकिन आप उसे गलत समझ लेते हो। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, फोटो रेस्पिरेशन में लिखा हुआ इट अकर्स इन टेम्परेट प्लांट्स। ठीक है, लाइक व्हीट एंड कॉटन, मेनली इन C3 प्लांट। कॉटन टेम्परेट नहीं होता, बता देता हूँ आपको, आप टेम्परेट की जगह यहाँ पे C3 कर लेना। इट अकर्स इन C4 प्लांट। अब आप लोग ये भी सोच सकते हो कि यार ये डार्क रेस्पिरेशन केवल C4 प्लांट में होता है क्या, और ये केवल C3 प्लांट में होता है क्या? चलो अगर आपने ये चीज सोच ली तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आपने गलती से ये सोच लिया कि डार्क रेस्पिरेशन केवल C4 प्लांट में होगा, फिर पंगा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डार्क रिएक्शन C3 और C4 में होगा, दोनों में ही होगा, लेकिन यहाँ पे कंपेरेटिवली बोला गया है, तुलनात्मक रूप से बोला गया है कि ये जनरली C4 प्लांट्स में नहीं होता और ये C4 प्लांट्स में भी होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखने का तरीका अलग है, लेकिन वो ये चीज नहीं बोलना चाह रहा कि ये C3 में होता नहीं। इसने बोला ये C4 में नहीं होता लेकिन ये C4 में हो रहा है। ओके, हाँ जी, ग्रीन टिश्यू में होगा ये, और ये कहाँ होगा? लिविंग प्लांट में होगा, बोथ ग्रीन और नॉन ग्रीन। ग्रीन टिश्यू में होना क्यों जरूरी है इसके लिए? क्योंकि ये क्लोरोप्लास्ट के प्रेजेंस में हो रहा है। ये रूट सेल्स के अंदर भी होती रहेगी। जो डार्क रेस्पिरेशन है वो रूट सेल्स में भी होता है, स्टेम सेल्स में भी होता है, सारी सेल्स में होता है जो भी लिविंग सेल्स है। लेकिन ये कहाँ होगा? केवल पत्तियों में होगा। ऑप्टिमम टेम्परेचर ये है, इसको टेम्परेचर से कोई खास ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। प्रोसेस इंक्रीज होगी ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ। इसके अंदर आप जानते हो कि ऑक्सीजन कंसंट्रेशन से थोड़ा इंक्रीज होगी, लेकिन एक पॉइंट पे आकर के उससे कोई इंक्रीज नहीं होगा। पॉइंट एक सैचुरेशन लिमिट आ जाएगी, उसके बाद में वो कहेगा कि भैया मेरे पास तो खाना ही इतना है। रेस्पिरेशन कर क्या रहा है? C6H12O6 का ऑक्सीडेशन ही कर रहा है। ये तो ये कहेगा कि रेस्पिरेशन की रेट, तो डार्क रेस्पिरेशन की रेट तो इस चीज पे डिपेंड करेगी कि प्लांट को एनर्जी कितनी चाहिए। उसको एनर्जी ज्यादा चाहिए, मैं फटाफट काम करने लग जाऊंगा, अगर मेरे साथ सभी साधन उपलब्ध है तो। अगर प्लांट के पास एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम है तो मैं क्या करूंगा? अपने वर्क एफिशिएंसी कम कर दूंगा। बाद में देखिए क्या बोला गया है, इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है, इसमें नहीं बनता। इसके अंदर एटीपी मोलिक्यूल प्रोड्यूस नहीं होते। अब ये अपने वाला तो एटीपी देता है ना सारा का सारा। डार्क रिएक्शन क्या, डार्क रेस्पिरेशन क्या काम करेगा? एटीपी जनरेशन का तो काम करेगा। इसके अंदर इस तरीके के नहीं बनते, इसके अंदर बनते हैं। इसके अंदर अमोनिया मोलिक्यूल रिलीज होता है, जबकि डार्क रेस्पिरेशन में या फिर सिंपल रेस्पिरेशन में अमोनिया रिलीज नहीं होता। तो ये आपके कुछ डिफरेंसेस थे इनके बीच में, फोटो रेस्पिरेशन और डार्क रेस्पिरेशन के बीच में। डार्क रेस्पिरेशन एक बेनिफिशियल चीज है, फोटो रेस्पिरेशन क्या है? हानिकारक है। ठीक है, किसके लिए? प्लांट के लिए। क्यों हानिकारक है? C3 साइकिल की जड़ खराब कर दी इसने। ठीक है, तो होपफुली यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। यहाँ आपका रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है।